हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राज क्लासेस अगेन। आज हम एक नए स्कूल ऑफ फिलोसफी, एथिकल फिलोसफी में आएंगे, एंटर करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने वर्च्यू एथिक्स देख लिया, उसके बाद फिर हमने देखा कौन, यूटिलिटेरियंस। यूटिलिटेरियंस और वर्च्यू एथिक्स समझने के बाद अब हम एंटर कर रहे हैं कहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टेरियंस। एथिक्स की एक अलग स्कूल ऑफ फिलोसफी है। तो एथिक्स में अगला चैप्टर अपना क्या, कॉन्ट्रैक्टेरियंस, कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म। तो कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म से मतलब समझना चाहिए आपको कि ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, दो पार्टीज के बीच। कॉन्ट्रैक्ट कभी यूनिलेटरल नहीं हो सकता, एटलीस्ट मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म मतलब क्या होता है, कौन कौन से मेजर थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या प्रपोजल्स दिए और एथिक्स में ये कैसे अप्लाई होता है, आज के लेक्चर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म के अपने लेक्चर को। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले समझेंगे कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म। सबसे पहले क्या समझेंगे, मतलब ही क्या है भैया, कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म पढ़ना है तो जान तो लें क्या मतलब है। फिर उसके बाद समझेंगे व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या देखेंगे, व्हाई कॉन्ट्रैक्टिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर ये समझना नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर समझेंगे क्यों आया, जरूरत क्या पड़ गई। फिर उसमें तीन थिंकर हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। हाँ, एक चौथा है जॉन रॉल्स। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और रॉल्स, ये चार थिंकर हम इसमें पढ़ें। शुरू करें, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म इज स्कूल ऑफ एथिकल फिलोसफी। कौन सी फिलोसफी, एथिकल फिलोसफी, which says that the ethicality of human action, क्या, ethicality of human conduct, human action should be judged or evaluated on the basis of क्या, adherence to the social contract। ध्यान रखना, एक एथिकल फिलोसफी है कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म। एथिकल फिलोसफी है, क्या कहती है कि ह्यूमन कंडक्ट की एथिकलिटी सही है या गलत, ये किस बेस पर जज होगा या किस बेस पर जज होना चाहिए, अडेयरेंस। अडेयरेंस टू व्हाट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई आदमी का कंडक्ट, कोई आदमी ए है, इसने कंडक्ट C1 किया, अगर ये कंडक्ट किसके अकॉर्डिंग है, अडेयर है। अडेयर है किससे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, तब ये कंडक्ट कैसा माना जाएगा, राइट या एथिकल या गुड। ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर किसी पर्सन ए ने कोई कंडक्ट किया C1, वो अगर अडेयर है, मतलब किसके हिसाब से है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तब माना जाएगा उसके कंडक्ट को क्या, एथिकल कंडक्ट। और अगर अडेयरेंस नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है, तब माना जाएगा इसे अनएथिकल। बस इतना। अब ये बाकी दो थ्योरीज कौन कौन सी थी स्कूल ऑफ फिलोसफी, वर्च्यू एथिक्स और यूटिलिटेरियन एथिक्स। इन दोनों से कैसे अलग है, इन दोनों से ऐसे अलग है कि यहां देखो कंडक्ट की एथिकलिटी चेक हो रही है किस बेस पे, अडेयरेंस से। अडेयरेंस किसके हिसाब से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। मतलब ना ये आपके चरित्र पर ध्यान देगी, ना कोई एंड पे ध्यान देगी। मतलब ये लोग बोलेंगे ना तो एंड देखो ना चरित्र देखो। भैया दो सोसाइटी अगर एग्जिस्ट कर रही है, कोई सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, तो सोसाइटी एग्जिस्टेंस आएगी ही तब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। कुत्तों, बिल्ली, जंगलों में कोई रूल होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहां के लोग, वहां के जो जंतु, वहां के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वो कोई एग्रीमेंट नहीं करते, वो कोई कंसेंसस नहीं बनाते। इसीलिए तो वहां किसी तरह का रूल नहीं होता है। जिसका जो मन करा जो खा गए। आदमी को खाता है, नहीं खाता। सांप छोटे सांप को खा जाता है ना। तो सांप छोटे सांप को कैसे खा जाता है, क्योंकि वहां कोई रूल नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये लोगों की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, एथिक्स जो भी मानो। अब उसका कंडक्ट केवल तभी सही माना जाएगा जब वो उस सोसाइटी के एंड, सोसाइटी के फाउंडेशन में जो इनबिल्ट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुरूप कंडक्ट करता है, तो वो एथिकल कंडक्ट माना जाएगा।
और अगर कोई आदमी सोसाइटी के फाउंडेशन में इनबिल्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका पालन नहीं करता, उसके हिसाब से एक्शन नहीं करता है, तो उसको अनएथिकल माना जाएगा। तो गॉट द पॉइंट। कॉन्ट्रैक्टिज्म है क्या? ये एक ऐसी फिलोसफी है जो किसी ह्यूमन कंडक्ट की एथिकलिटी को किस पे जज करेगी कि उसका जो कंडक्ट है, उसका जो एक्शन है, उसका जो बिहेवियर है क्या है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। अकॉर्डिंग है तो क्या मानेगी? करेक्ट, राइट, गुड, एथिकल, जो भी कहना चाहो। और अगर अकॉर्डिंग नहीं है किसके? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, तो क्या मानेगी? अनएथिकल, बैड, इनकरेक्ट, जो भी कहना चाहो, जो रॉन्ग। गॉट द पॉइंट? समझ में आया क्या है कॉन्ट्रैक्टिज्म? अब समझते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। डेफिनेशन में था ना एक टर्म कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कंडक्ट, तभी एथिकल माना जाएगा। तो सवाल उठता है कि यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये किस चिड़िया का नाम? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? तो आइए समझते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। क्या है? क्या है? एग्रीमेंट। किस किस के बीच है? अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी। पीपल ऑफ द सोसाइटी किस लिए है? टू एस्टेब्लिश मोरल एंड पॉलिटिकल रूल्स। किसके? ऑफ बिहेवियर सो दैट दे कैन लिव टुगेदर पीसफुल। ये क्या है? क्या है? मोरल एंड पॉलिटिकल रूल्स हैं, एग्रीमेंट है। किसके बीच? लोगों के आपस में लोगों के बीच का एक एग्रीमेंट है जो क्या डिसाइड करता है? रूल्स। किसके लिए? मोरल और पॉलिटिकल लाइफ के लिए, ताकि जिस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वहां के लोग पीसफुली रह सके। कुछ मोरल रूल्स हैं, कुछ पॉलिटिकल रूल्स। यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एक एग्रीमेंट है किसके बीच? लोगों के बीच। क्यों? ताकि वो मोरल और पॉलिटिकल रूल्स डिफाइन कर सके अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए। गॉट द पॉइंट? अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब भी कभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? लोग सरेंडर करेंगे। कुछ क्या सरेंडर करेंगे? अपनी कुछ पावर्स, अपने कुछ राइट्स। अंडर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल सरेंडर सम ऑफ देयर राइट्स इन रिटर्न। बदले में, फ्री में नहीं। अगर कोई आदमी अपने राइट्स को सरेंडर करता है तो फ्री में नहीं करता, बदले में क्या चाहिए उसको? इन रिटर्न ऑफ देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाय व्हाट? पॉलिटिकल अथॉरिटी। इसका नाम दिया इन्होंने स्टेट। बोला ना पॉलिटिकल रूल्स होंगे, तो पॉलिटिकल रूल्स कौन बना है? पॉलिटिकल अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी का नाम क्या है? स्टेट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? जो लोग हैं वो सरेंडर करेंगे सम, नॉट ऑल, ध्यान रखना है, फ्यू राइट्स, अप टू फ्यू एक्सटेंट, सम एक्सटेंट। ऑल राइट्स नहीं और कंप्लीटली नहीं। सारे राइट सरेंडर नहीं करेंगे और पूरी हद तक सरेंडर नहीं करेंगे। कुछ ही राइट सरेंडर करेंगे और कुछ एक्सटेंट तक सरेंडर करेंगे, और वो भी फ्री में नहीं। बदले में क्या चाहिए इनको? सेफ्टी और सिक्योरिटी। किससे चाहिए? जिसको इन्होंने राइट्स दिए हैं, अपने सरेंडर किए हैं। यानी राज्य को जब ये राइट्स देते हैं राज्य को, तो राज्य से ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं रिटर्न में कि वो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करेगी। तो सरकार सेना मेंटेन करती है, पुलिस मेंटेन करती है, न्यायालय मेंटेन करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मेंटेन करती है। जितनी भी चीजें मेंटेन करते हैं आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, तो कोई दया दान नहीं करती है। गॉट द पॉइंट? आपके ऊपर कोई दया दान नहीं किया जा रहा है। आपकी सुरक्षा करके, आपकी सेफ्टी इंश्योर करके कोई दया दान नहीं कर रही है सरकार। कोई भी सरकार क्या कर रही है? अपने दायित्व का निर्वहन या अपने कर्ज की अदायगी। क्यों? क्योंकि राज्य ने नागरिकों के अधिकार को छीना है, या राज्य को नागरिकों ने अपने अधिकारों को सरेंडर किया है, राइट्स को। उसी के रिटर्न में राज्य की ये ड्यूटी है अंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या इंश्योर करे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अब अगर सरकार अन्न दे रही है, राशन दे रही है, या आवास दे रही है, घर दे रही है, या पानी दे रही है,
या गैस का कनेक्शन दे रही है या पुलिस की सुरक्षा दे रही है या आर्मी से एक्सटर्नल सुरक्षा दे रही है, तो वो आप पर दान नहीं कर रही है, वो अपने कर्ज की अदायगी कर रही है, अपने काम की ड्यूटी का पालन कर रही है। तो अब ये फीलिंग छोड़ देना कि राज्य या स्टेट या सरकार मेहरबान है। नहीं, कोई सरकार कितना भी कर ले कभी मेहरबान नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी का पार्ट है। जैसे कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा है लेक्चर को, तो थोड़े ना मैं इस कैमरे को पूछने जाऊंगा कि भाई कैमरा देवता आप हम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। नो, कैमरा होने के नाते इसकी ड्यूटी है कि ये रिकॉर्ड करे, और अगर ये रिकॉर्ड नहीं करे तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं इसे ठीक करूं। अब मैं क्या ठीक करना चाहता हूं समझ में आ रहा है ना आप? जैसे आप सरकारों को ठीक करते हो, कभी मेजोरिटी में दे देते हो, कभी गठबंधन में लटका देते हो, तो जनता सरकार को ठीक करती है चुनाव के थ्रू, और हम लोग कैमरे को ठीक करते हैं रिपेयरिंग करके। तो सबकी रिपेयरिंग होती है, जो ठीक काम नहीं करते उनकी रिपेयरिंग की जाती है। तो अब क्या करना है, आज से या अब से कभी सरकार के कामों को उसकी दया के तौर पे नहीं लेना है, उसकी मेहरबानी नहीं मानना है, उसकी ड्यूटी समझना है। ओपिनियन का खेल है। अगर आपकी ओपिनियन, आपकी समझ, आपका पर्सपेक्टिव बदल गया तो दुनिया बदल जाए। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे ना। फिर आगे क्या है, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। वही कोशिश है मेरी, ठीक है। अंडर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल आर ऑब्लाइज्ड। अब इन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी तो राज्य से एक्सेप्ट कर ली, मतलब मांग ली कि भाई हमने राइट्स दिए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी दो, लेकिन कुछ ड्यूटी सिटीजन के ऊपर भी आती है, और वो क्या है, ऑब्लाइज्ड टू फॉलो, क्या फॉलो, द लॉज एंड रूल्स लेड डाउन बाय द स्टेट। भाई सरकार भी तो कैसे काम करेगी ना, सरकार काम कैसे करेगी अगर तुम लॉ नहीं फॉलो करोगे, रूल फॉलो नहीं कर। सरकार जो लॉ रूल बनाए उनको तुम फॉलो करो, तभी तो वो तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करेगी। एंड द स्टेट इज ऑब्लाइज्ड, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब पीपल, नागरिक, सिटीजन्स, ठीक है। व्हाट द पॉइंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया। एक एग्रीमेंट है किस किस के बीच में, लोगों के बीच में आपस में, उनमें से कोई एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बन जाती है। पॉलिटिकल अथॉरिटी है कहाँ, समाज का हिस्सा है ना। भाई जो एमएलए एमपी चुन के गया वो भी तो आप ही का हिस्सा है। तो सोसाइटी के कुछ लोगों ने कंसेंसस बनाया कि हम इसे अपना सांसद चुनते हैं। अब ये पॉलिटिकल अथॉरिटी बन गया और ये सारे सांसद मिलकर सरकार बनाएंगे, संसद में जाएंगे, फिर उनमें से कुछ सरकार बना लेंगे, कुछ विपक्ष बन जाएगा। अब स्टेट क्रिएट हो गई। अब स्टेट और सब्जेक्ट, हालांकि होने तो इन्हें ऐसे चाहिए, लेकिन पावर इनको ज्यादा मिल जाती है, तो रियलिटी में ऐसा हो जाता है। होना ऐसा चाहिए पैरेलल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद को पावरफुल समझते नहीं है, फील ही नहीं करते, और मौका भी कम आता है। 5 साल में एक बार मौका आएगा तो क्या ही आदमी रिप्रेजेंट, मतलब एक्सप्रेस कर पाएगा अपनी पावर। इनके पास 5 साल तक लगातार पावर रहती है। इनके पास एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आती है, जिस दिन ये अंगुली दबाने जाते हैं ईवीएम में। तो है दिक्कत, है सिस्टम में दिक्कत है। अगर इनके पास साल में, हर साल इनको मॉनिटरिंग की पावर दे दी जाए कि आप अपने सांसद को मॉनिटर करो, आपने साल भर अगर काम किया है तो इसको हटाओ, दूसरा सांसद लेके आओ। जिस दिन ये पावर इनके हाथ में आ गई तब ये बराबर पे आ जाएंगे, क्योंकि फिर इनको डर रहेगा। अभी इनको डर नहीं रहता, 5 साल तक बैठ गए, मॉनिटरिंग है नहीं, इवेल्युएशन है नहीं, ऑडिटिंग है नहीं काम की। अब जब काम की ऑडिटिंग ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो फिर ये पावरफुल हो जाते हैं, तो पावरफुल हो गए। अब इनकी ड्यूटी है इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना, और इनकी ड्यूटी क्या है, इनके द्वारा जो रूल्स एंड लॉ बनाए जा रहे हैं उनको पालन करना। व्हाट द पॉइंट, आगे चलते। सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया। अब समझते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों आन पड़ी। वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, सब समझते। तो पहले समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ वर्च्यू एथिक्स, और फिर समझेंगे लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटेरियन एथिक्स। जब दोनों की लिमिटेशन समझ में आ जाएगी तब हम बता पाएंगे कि इस लिमिटेशन से निपटने में कॉन्ट्रैक्टरियनिज्म ज्यादा कारगर है। तब हम समझा पाएंगे कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्टरियनिज्म की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो
ये क्या फोकस करते हैं वर्चुअल एथिक्स वाले? कैरेक्टर पर फोकस करते हैं, है ना। थिंक अबाउट व्हाट शुड आई बी रेदर देन व्हाट शुड आई डू, यही क्या था ना वर्चुअल एथिक्स का पहली लाइन यही थी। तो ये किस बात पे करेंगे? कैरेक्टर बनाओ, कैरेक्टर बनाओ, कैरेक्टर बनाओ। क्या कर रहे हो इस पे ध्यान नहीं दो, क्या तुम हो खुद पे ध्यान दो। इग्नोर वेरी नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब ये कैरेक्टर कैरेक्टर कैसी बात होती है? आप शेर को सिखा रहे हो अहिंसक हो जाओ, कैरेक्टर ठीक करो। अरे भैया बाई नेचर वो मांसाहारी है, तुम उसके कैरेक्टर में घास खाने की बात कैसे ला सकते हो? नेचुरल टेंडेंसीज कोई चीज होती है कि नहीं होती? आप एक मांस खाने वाले प्राणी में, मांस खाने वाले एनिमल में चरित्र के नाम पर ये डालना चाहते हो जबरदस्ती कि तू घास खा, तेरे चरित्र के हिसाब से लोगों की, जीवों की रक्षा होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अरे भैया वो बना ही मांस खाने के लिए। नेचर, स्वाभाविकता, नेचुरल, नेचुरल क्या चीज होती है? नेचर क्या है? अरे नेचर ने कुछ बनाया ना, इंसान की नेचर, नेचर पे वर्च्यू एथिक्स ध्यान नहीं देती। इंसान को सर्वसत्ता ने, नेचर ने सर्वाहारी बनाया। सर्वाहारी मतलब वो मांस भी खा सकता है और घास भी खा सकता है, मतलब वेजिटेरियन भी खा सकता है, घास फूस, पत्ते, सब्जियां, फल इत्यादि भी खा सकता है। तो वेजिटेरियन चीजों को भी डाइजेस्ट कर सकता है और नॉन वेजिटेरियन मांस को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये इंसान की नेचर है। अब आप चरित्र के नाम पर कह रहे हो कि भैया मांस खाना गलत है। अरे भैया जब मांस खाना गलत होता तो नेचर हमें डाइजेस्टिंग पावर ही नहीं देती, बकरी बनाती ना हमको नेचर। हमको बकरी नहीं बनाया ना जो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते मांस को, हमको बनाया इंसान। इंसान बनाया मतलब हमें ऐसी डाइजेस्टिंग पावर दी कि मांस को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। और कोई अगर नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल फीचर है किसी का, तो आप उसे उसके नेचर से दूर नहीं कर सकते। व्हाट द पॉइंट? और बाई नेचर ह्यूमन कैसा है? ह्यूमन क्या, दुनिया में कोई भी इंसान क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म बाई नेचर कैसा है? सेल्फिश। और सेल्फिश क्यों है? क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किस बात पर जोर देता है? अपना प्रिजर्वेशन सेल्फ पे किया करो, चाहे मांस खाओ चाहे घास खाओ, लेकिन खुद को बचाए रखो। यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। स्पीसीज दुनिया में खत्म होती हैं, नई बनती हैं, प्रमोट होती हैं, कंटिन्यू करती हैं। कौन सी स्पीसीज ज्यादा कंटिन्यू करती है? जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और स्पीसीज में कौन सा जीव ज्यादा सस्टेन करता है? जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या पहला प्राइमरी तत्व है, प्राइमरी एलिमेंट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। अगर कोई इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान ना रखे तो क्या जीवित रह सकता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से। तो बाई नेचर अगर इंसान सेल्फिश है तो तुम उससे कंपैशन की वैल्यू सिखा कर क्या कर रहे हो? वो कंपैशन कब तक होगा? कितना भी कैरेक्टर में कंपैशन हो जाए, जब खाने की बात आएगी और खाना स्कैर्सिटी होगा तो वो कंपैशन नहीं दिखा पाएगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में है कि एक थाली खाना है और 10 भूखे लोग हैं, वहां कोई कंपैशन दिखाने की कोशिश कर पाए। 9 तो नहीं करेंगे, और 9 नहीं करेंगे तो मेजोरिटी ये डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों की नेचर क्या है। तो बाई नेचर इंसान क्या है? सेल्फिश है। Human can't restrict himself from the pursuing self-interest in absence of external power or authority. आप कितने भी रूल ले आओ, रेगुलेशंस ले आओ, कितनी भी कैरेक्टर की बात कर लो, कैरेक्टर का पालन लोग तभी करते हैं जब तक एक्सटर्नल अथॉरिटी है। जिस दिन उनके ऊपर से एक्सटर्नल अथॉरिटी, एक्सटर्नल पावर हटी, वो अपनी औकात पे आ जाए। देखा है ना, स्कूलों में लोग नियमों का पालन करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं। कब तक? जब तक टीचर सामने है, प्रिंसिपल सामने है। घर में लोग नैतिकता का पालन करते हैं बच्चे कब तक? जब तक बाप सामने है, माँ सामने, चाचा सामने। जैसे ही चाचा जाता है, बाप जाता है, माँ जाती है, क्या हो जाता है? बच्चा अपनी औकात पे आ जाता है। और कुछ तो उनके भी तरीके निकाल लेते हैं जो बाई कैरेक्टर ईमानदार नहीं होते। किताब खोले रखेंगे और किताब के अंदर फोन चल रहा है, ऐसे बड़ी बड़ी टेक्निक निकालते लोग।
फोन लेना है, फोन यूज करना है, किताब नहीं रखना है, पता नहीं चलने देना, किताब की गाइड, मोटी गाइड ली, उसको फोन के आकार में काटा, फोन सेट किया, किताब में पता ही नहीं चल रहा है, लो हो गया, साइलेंट करके रख दिया, फोन है भी पता भी नहीं चल रहा है। कौन टीचर चेक करेगा 10 किताबों में? तो जितनी भी नैतिकता, जितनी भी मोरल वर्च्यू कैरेक्टर आपने सिखाया, वो पालन होगा ही नहीं अगर क्या ना हो, एक्सटर्नल अथॉरिटी ना हो, कोई फोर्स ना हो। तो फोर्स की जरूरत पड़ती है अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रमोट करना है, कोई वैल्यू प्रमोट करनी है। बिना कैरेक्टर के, बिना मतलब एक्सटर्नल अथॉरिटी के आप कोई वैल्यू, कोई मोरालिटी, कोई कैरेक्टर प्रमोट कर ही नहीं सकते। सोसाइटीज में जितनी भी आजकल आप एथिक्स देख रहे हैं, उसके पीछे हजारों साल की एक्सटर्नल फोर्स इंपोज करने की ताकत है, इसीलिए कोई आज बात कैरेक्टर लेवल पर जा सकी है। कास्ट रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स हैं, फैमिली और रिलीजियस जितने भी नॉर्म्स हैं, वो इसीलिए कंटिन्यू कर पाए, लोगों ने पालन में लाए, क्योंकि उनके ऊपर रिलीजियस सोशल अथॉरिटी थी, सैंक्शंस थे, नॉर्म्स थे, सजाएं थी, पेनल्टीज थी। बिना पेनल्टी के आउटकास्ट करने का अगर यह रूल ना होता, कास्ट पंचायतें ना होती, एक्सटर्नल अथॉरिटी थी कास्ट पंचायत, पैट्रियार्की में फादर, अगर फादर एक अथॉरिटी है, वो घर में सजा देने की अथॉरिटी में ना हो, तो बाप की बात मानेगा कौन? फादर की बात मानेगा कौन? फादर के पास अथॉरिटी दी सोसाइटी ने कि आप पीट सकते हो, और बच्चा गलत नहीं मानेगा, बाप ने तो मारा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जवान है, फिर भी मार खा लेके चुप हो जाता है, क्यों? क्योंकि बाप ने मारा है। बाप को सोसाइटी ने अथॉरिटी बनाया। कास्ट पंचायत सुनी होंगी ना आजकल, संसद, किसी भी काम करने पर सोसाइटी में पेनल्टी दी जाती है, ये गलत काम करा तो ये पेनल्टी, ये गलत काम करा तो ये पेनल्टी, चोरी करी, आईपीसी की धाराएं पढ़ो, हर एक गलत काम के लिए एक पेनल्टी है, सजा है। अगर ये सजाएं हट जाएं, आईपीसी हटा दो आप, फिर देखो क्या हाल करते हैं लोग एक दूसरे का, कहां चोरी मकारी लड़े डकैती सारे काम होंगे। अगर ज्यादातर पॉपुलेशन चोरी डकैती नहीं कर रही है तो क्यों? क्योंकि उसे आईपीसी का डर बैठा हुआ है। और आईपीसी आज तो बनी नहीं है, 1864-65 के आसपास बनी थी, 200-250 साल पुरानी। आईपीसी से पहले मनुस्मृति थी, स्थानीय कानून रहे होंगे, राजाओं के कानून रहे होंगे, तब ये सब चीजें रुकी। उस जमाने में चाणक्य जब थे, तब टैक्स चोरी पर, लैंड रेवेन्यू चोरी पर बहुत, मतलब मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट तक दिया जाता था। तो ऑनेस्टी की वैल्यू प्रमोट करी गई, कैसे? थ्रू पेनल्टीज। जिस दिन एक्सटर्नल अथॉरिटी हटेगी, उस दिन मोरालिटी का कुछ अस्तित्व वजूद नहीं रह जाएगा। यही कहना चाहता है लिमिटेशंस ऑफ वर्च्यू एथिक्स में हाईलाइट करते हुए सोशल कॉन्ट्रैक्टरियन के थिंकर्स। कहना चाहते हैं क्या? कि एक्सटर्नल अथॉरिटी ना हो तो कोई वर्च्यू को फॉलो नहीं करेगा। कितने लोग बचेंगे वर्च्यू को फॉलो करने वाले? 1 करोड़ में 140 करोड़ में से 2 करोड़, और 2 करोड़ तो 140 करोड़ नहीं हो सकते, इक्वेट नहीं कर सकते। 2 करोड़ तो सोसाइटी नहीं चला सकते। अगर 138 करोड़ मक्कारी पे उतर आए तो 2 करोड़ कर क्या लेंगे? कुछ नहीं। तो ज्यादातर लोग मोरालिटी, कैरेक्टर, वर्च्यू का फॉलो करते हैं, कैसे? जब एक्सटर्नल अथॉरिटी होती है। तो एक्सटर्नल अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। तो वर्च्यू एथिक्स क्या इग्नोर करती है? वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और दूसरी बात, ये किसी एक्सटर्नल एंटिटी, एक्सटर्नल पावर को भी इग्नोर करती है। वर्च्यू एथिक्स का क्या कहना है गांधी जी की तरह कि अगर आप अपने आप में ईमानदार हों और सब लोग ईमानदार हो जाए तो सरकार की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट को भी निगेट करते हैं कि कोई पावर स्टेट सरकार की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। बिना सरकारों के समाज नहीं चल सकता। आदिम समाज में भी ट्राइबल लीडर्स होते थे। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां अलग तरह का था, लेकिन गवर्नमेंट का फॉर्म था। डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन इलेक्शन होते थे, नाम नॉमिनेशन होते थे। दुनिया का कोई समाज, इवन ट्राइबल समाज, ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्म्स नहीं है, लीडर्स नहीं है, पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं। तो दुनिया में कोई ह्यूमन सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती जहां कोई किसी भी प्रकार की अथॉरिटी ना हो। कहीं रिलीजियस अथॉरिटी होती है, कहीं ट्राइबल अथॉरिटी होती है, कहीं पॉलिटिकली इलेक्टेड अथॉरिटी होती है, कहीं अथॉरिटेटिव अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी हर जगह होती है। तो ये 2 बातों से दिक्कत हो गई इनसे, किनसे? कि भैया एक तो आप ह्यूमन नेचर पर ध्यान नहीं देते, दूसरा एक्सटर्नल अथॉरिटी, एक्सटर्नल पावर पर, जो कि सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, उसकी आवश्यकता, उसकी रिक्वायरमेंट को आप निगेट करते हो। तो वर्च्यू एथिक्स की ये
दो मेजर लिमिटेशंस है। अब वो यूटिलिटेरियन सेक्स की लिमिटेशन देखते हैं। दे आर्ग्यू दैट ह्यूमन इज हेडोनिस्ट। कौन? यूटिलिटेरियंस क्या बोलते थे? जेस मिलनी बेंथम, जेरेमी बेंथम क्या कहता है? हेडोनिस्ट है, परस्यूइंग सेल्फ इंटरेस्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। यही तो इनका आर्गुमेंट है जेरेमी बेंथम का। दे इग्नोर वेरी फैक्ट दैट ह्यूमन आर रैशनल एंड सोशल बीइंग। आदमी हेडोनिस्ट है लेकिन एक सीमा तक, उसके बाद उसे सोसाइटी में रहना है तो रैशनल भी होना पड़ेगा और सोशल भी होना पड़ेगा। अगर रैशनल और सोशल नहीं हुआ तो अगर आप सब सोसाइटी के सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाएं तो न कोई माँ बचेगी, न बाप बचेगा, न टीचर बचेगा, न शिष्य बचेगा, न बहन बचेगी, न भाई, सब जानवर हो जाएंगे। तो जब जानवर हो जाएंगे तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी ना। कुत्तों की कोई सोसाइटी देखी है? भीड़ होती है, ग्रुप होता है। जानवरों की कोई सोसाइटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सब सेल्फ इंटरेस्टेड ड्रिवन होते हैं। लेकिन सोसाइटी में, इंसानों की सोसाइटी में क्या होता है? वो इंसान जो क्या होता है? रेशनल होता है, वो सोशल बीइंग होता है। उसे पता है कि छीन कर खाना गलत है, इसलिए बांट कर खाते हैं। जानवरों में क्या है? छीन कर खाते हैं, और हम क्या करते हैं? बांट कर खाते हैं। यही छीन कर खाना और बांट कर खाना इंसान को जानवर से अलग करता है। जो छीन कर खाते हैं उनमें अभी जानवरियत यानी एनिमल टेंडेंसीज बची हैं। तो ध्यान रखना है, बांट कर खाना है, यही इंसान की फितरत है। क्यों? क्योंकि इंसान सोशल है, रैशनल है। उसे पता है छीन कर खाने पर फट भी सकता है और दूसरे को आहत, इमोशनल चोट हो सकती है, नुकसान में जा सकता है, कोई भूखा रह सकता है। तो बांट कर जरूरत के हिसाब से सोचते हैं, भाई चलो एक दिन मैं भूखा रह लेता हूं लेकिन ये जिंदा रहे। माँ बच्चे के लिए सोचती है, रेशनल। खुद भूखी रह जाएगी लेकिन खिलाती है बच्चे को। कैसे? सोशल। वो अपने बच्चे को खिलाती है। टीचर दिन रात मेहनत करता है और बच्चों को पढ़ाता है। हालांकि अब एजुकेशन मार्केट बन गई है, बिजनेस बन गई है, तो अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कहीं कोई गुरु बचा है मुझे शामिल करते हुए, क्योंकि मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा, मुझे भी इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट की उम्मीद है। तो अब टीचर बहुत कम बचे हैं, ज्यादातर व्यापारी हो गए हैं। तो फिर भी लेकिन हर टीचर के एक मॉनेटरी एस्पेक्ट तो है, लेकिन उस मॉनेटरी एस्पेक्ट के पीछे एक बड़ा उद्देश्य भी होता है कि सोसाइटी को अवेयर करना। आपको पढ़ाने से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होगा, लेकिन मैं जो आपको अवेयर कर रहा हूं, नए नए फैक्ट से, नए नए तरीकों से, सोच को, आपके दायरे को बढ़ा रहा हूं, ये शायद इसकी कोई कॉस्ट पे नहीं कर सकता कोई। और यही एक गुरु का काम रह जाता है। तो ये कहां से आ रहा है? रैशनल से, सोशल से। मुझे लगता है कि जो एस्पेक्ट सोसाइटी में टीचर्स ने अब तक नहीं बताया, लोगों को नहीं गया बताया, वो जाना चाहिए। वो एक थिंकिंग ओरिएंटेशन डेवलप होना चाहिए, जो हर आदमी अपने लेवल पे चीजों को रैशनली सोचे, समझे, देखे और एवेल्युएट करे। ना कि किसी ट्रेडिशन, सोसाइटी, पर्टिकुलर ग्रुप ने कोई बात बता दी और मान ली। नहीं, अपना सोचो, उसको रैशनल वे में थिंक करो, उसके सारे एस्पेक्ट को समझो, सही है तो सही और गलत है तो गलत, तब मानो। ऐसा नहीं कि किसी पिताजी ने, किसी धर्म ने, किसी सोसाइटी ने, किसी व्हाट्सएप ग्रुप ने, किसी सरकार ने, किसी मीडिया संस्थान ने बता दिया कि सही है, गलत है, मान लिया सही है, गलत नहीं। भैया इंफॉर्मेशन सब जगह से लो, कैलकुलेट करो, एनालाइज करो, फिर डिसीजन करो। ये मेरा कोशिश है, ठीक है। तो यूटिलिटेरियन से भूल गए कि आदमी रैशनल है और सोशल है। वो सेल्फ इंटरेस्ट एक लेवल तक ही फॉलो करता है, उसके बाद अगर उसे घर, रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए तो फिर वो सोसाइटी के लिए भी सोचता है। जिनका पेट भरा होता है वो उनका दिमाग काम करता है। तो दिमाग काम करेगा तभी रेशनल और सोशल हो पाएगा आदमी। मैंने वही बात, अगर एक रोटी की एक थाली है और 10 लोग बैठे हैं वहां और 10 भूखे हैं, तो वहां आप रेशनल और सोशल होने की उम्मीद मत करो। रेशनल और सोशल होने की उम्मीद करोगे रिसोर्सफुलनेस जहां होगी, जहां रिसोर्स अच्छे खासे होंगे, वहीं सोशल और रेशनलिटी जन्म ले सकती है। तो आदमी रेशनल और सोशल है। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, हमने सरप्लस प्रोडक्शन किया तभी तो हम रेशनल और सोशल बने। जब तक हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, हिस्ट्री उठा के पढ़ो ना, जाओ और पढ़ो क्या पाषाण काल से पहले की स्थिति। आदमी आदमी को नहीं मार रहा, जानवरों को मार के खा रहा है। और क्या पता उस समय जानवरों को भी मार के खाने के साथ आदमी आदमी को मार के खा रहा हो, हमें तो कोई इसका प्रमाण मिला नहीं है। उस समय कोई सोसाइटी नहीं है, कोई माँ बहन नहीं होती है, जंगलों में रह रहे लोग,
सोसाइटी बनने के बाद माँ बहन ये सब रिलेशंस बने ना, बाप बेटा, इस गांव बसे नव पाषाण काल में, बस्तियां बसी तब आया ना, उससे पहले तो कोई किसी की माँ और बहन नहीं है। कहां से आई रेशनल सोशल बीइंग? क्यों? क्योंकि हमने सरप्लस प्रोडक्शन कर लिया। जब सरप्लस प्रोडक्शन किया तभी रेशनल ने काम किया, नहीं दिमाग काम नहीं करता है। भूखा पेट आदमी कहाँ दिमाग काम करता है? अभी रह के देखना, पता चल जाएगा। दिस मीन्स दैट they live together peacefully with the help of mutual agreement। आदमी रेशनल है, सोशल है, इसीलिए वो साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट की बात हेडोनिस्ट नहीं समझ सकते। उन्हें लगता है कि हर आदमी अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा, परस्यू करेगा। जब हर आदमी अपने इंटरेस्ट को फॉलो और परस्यू करेगा तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में पहुंच ही नहीं सकता, और म्यूचुअल एग्रीमेंट में नहीं पहुंच सकता तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी तो है ना। जब सोसाइटी है तो कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, और म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात को ये क्या यूटिलिटेरियंस मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये केस है, ये इनकी लिमिटेशन रही कि पहले आदमी को रेशनल नहीं माना और सोशल बीइंग नहीं माना। फिर दूसरी बात, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट की एग्जिस्टेंस को नकारते हैं। जब ऐसा होगा तब ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, आदमी सोशल बीइंग है, नेचर है, और कोई भी सोसाइटी किसी न किसी एग्रीमेंट पर ही काम करती है। जब तक सोसाइटी में कोई मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कलेक्टिव कंसाइंस पढ़ा है, सोशियोलॉजी पढ़ो, तो जहां कलेक्टिव कंसाइंस है मतलब क्या है? एक बात पर सब लोग कंसेंसस में है, एग्रीमेंट में है। कलेक्टिव कंसाइंस एग्रीमेंट ही तो है एक तरह का। तो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ही है कि कोई ना कोई एग्रीमेंट है, कंसेंसस में है सब बातें। और ये कंसेंसस आएगा ही तो जब रेशनल और आदमी सोशल बीइंग होगा, और रेशनल और सोशल बीइंग तभी हो सकता है जब आदमी प्योर हेडोनिस्ट ना हो। अगर प्योर हेडोनिस्ट है तो रेशनल और सोशल बीइंग हो ही नहीं सकता। तो हेडोनिस्ट की लिमिटेशन क्लियर हो गई। दोनों की लिमिटेशन क्लियर होते ही पता चलेगा हाउ डज द कॉन्ट्रैक्टिव आर सॉर्ट आउट द लिमिटेशंस ऑफ द बोथ स्कूल। अब कॉन्ट्रैक्टिविज्म कैसे यूटिलिटेरियनिज्म की और वर्च्यू एथिक्स की लिमिटेशंस को कर्व करेगा, तो देखो, बाय प्रोवाइडिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट theory which says that there should be an agreement among the people of the society that establishes moral and political rules behavior that they can live together peaceably। The theory in short क्या इंश्योर करेगी? preservation of self interest of individual without compromising the social order। या हेडोनिस्ट की बात प्रूव कर रहे हैं ये लोग, सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, साथ साथ में क्या सोशल ऑर्डर भी मेंटेन करना है। There is an external powerful authority जो वर्च्यू एथिक्स में एब्सेंट थी, किसके लिए? आपकी बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट द ह्यूमन कंडक्ट एंड इट कैन हेल्प शेपिंग ह्यूमन कैरेक्टर एज वेल। तो एक्सटर्नल अथॉरिटी की बात जो वर्च्यू एथिक्स में मानी नहीं जाती थी, उनकी जरूरत नहीं महसूस हो रही थी, तो कॉन्ट्रैक्ट ने दोनों बातें इंश्योर करी कि भाई देखो, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करना है तो एक्सटर्नल अथॉरिटी चाहिए, यानी सरकार। और सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी तो एग्रीमेंट चाहिए। सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में एक पावर बनेगी, पावरफुल अथॉरिटी बनेगी, वो सरकार होगी। जब सरकार होगी, सरकार दोनों काम इंश्योर करेगी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी सर्व करेगी और कलेक्टिव ऑर्डर भी, कलेक्टिव सोसाइटी का ऑर्डर भी इंश्योर करेगी, पीस एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगी। इंडिविजुअल आपको रोजगार भी देती है ना सरकार, नौकरियां देती है, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट सफर हुआ, मतलब सेव हुआ, सर्व हुआ। सरकार जब नौकरी देती है, गैस सिलेंडर देती है, आवास योजना में आवास देती है, पीएम किसान योजना में 2000 रुपए 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने भेजती है, तो इससे क्या कर रही है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सर्व कर रही है सरकार। और पुलिस और आर्मी के थ्रू कलेक्टिव सोशल पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। तो सरकार दोनों करेगी। और सरकार लॉ बनाती है, सिविल राइट्स एक्ट बनाती है, अनटचेबिलिटी 17 में बैन कर देती है। तो ये क्या करती है? इसके थ्रू क्या करती है सरकार? क्या करती है? एक मोरल कैरेक्टर भी तो डेवलप करते हैं कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 पॉलिटी याद आ रही है? एथिक्स पढ़ा रहा हूं लेकिन टच सारी सब्जेक्ट करूंगा, तो अवेयर रहना है कि ऐसे ही कनेक्टिविटी के साथ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, मजा आएगा, समझ में आएगा। तो एथिक्स में पॉलिटी ऐसे ही यूज करेंगे। तो ये स्टेट ही तो है जो आपको कैरेक्टर को भी प्रमोट कर रही है, अनटचेबिलिटी पेट नहीं करना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी सर्व कर रही है कि आपको राशन कार्ड, रोजगार, गैस चूल्हा, आवास, पीएम किसान योजना, आधार कार्ड, जनसेवा, जो भी है, पब्लिक पर्सनल इंटरेस्ट को भी सर्व कर रही है। आर्मी और पुलिस के थ्रू पीस एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रही है।
तो ये स्टेट ही तो है। इन दिस वे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैन हेल्प इन अचीविंग द ऑल थ्री टारगेट्स। कौन से? द कैरेक्टर बिल्डिंग एंड इंश्योरिंग सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंश्योरिंग सोशल ऑर्डर। देखो यूटिलिटेरियन केवल इस पर ध्यान दे रहे थे और वर्च्यू एथिक्स वाले केवल इस पर, लेकिन ये उन दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन तीनों को एक साथ टारगेट करती है, इसको भी, इसको भी और इसको। समझ में आया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्यों इवॉल्व हुई और कैसे इवॉल्व हुई और उसका क्या मकसद है। तीनों चीजों को एक साथ टारगेट करना है। किस किस को? पर्सनल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, सोशल ऑर्डर को, और एक क्या, सोशल ऑर्डर को और कैरेक्टर भी बिल्ड करना है। और ये वो करेगी कैसे? थ्रू लॉ एंड रूल्स, थ्रू लॉ एंड रूल्स। कौन करेगी? स्टेट। व्हाट द पॉइंट? चलो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।